हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी उत्थान हिंदी व्याकरण रफ नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। तो बच्चों, आज का हमारा पढ़ने का विषय है विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क्स। तो चलिए अब इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, जिसे इंग्लिश में स्टॉप कहते हैं, और चिन्ह का अर्थ होता है निशान, जिसे इंग्लिश में सिंबल या मार्क कहते हैं। यानी रुकने या ठहरने के लिए जिन निशानों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। यह इसका शाब्दिक अर्थ है। तो आइए अब इसकी परिभाषा देखते हैं। लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ होता है विश्राम करना अर्थात रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि वाक्यों को बोलते समय थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट और अर्थवान हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दर्शाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। तो आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं और यह भी जानें कि इसका क्या महत्व है। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में सही से नहीं किया जाए तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है, उनका अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाता है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। उसे रोको, मत जाने दो। दूसरे वाक्य में लिखा है उसे रोको मत, जाने दो। तो यहाँ देखेंगे केवल एक अल्प विराम लगाने से ही वाक्य का अर्थ बिल्कुल बदल गया। पहले वाक्य में उसे रोकने के लिए कहा गया है, किंतु दूसरे वाक्य में उसे जाने के लिए कहा गया है। आपने देखा, दोनों जगह एक ही वाक्य लिखा गया है, लेकिन केवल सिर्फ विराम चिन्ह लगाने से ही वाक्य में अर्थ बदल गया। तो बच्चों, यह तो थे विराम चिन्ह। हिंदी में कुल 12 विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। पिछले सेशन में हमने 8 विराम चिन्ह पढ़ लिए थे, जो कि इस प्रकार हैं: अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो पिछले सेशन में हमने इनकी डिटेल में जानकारी ली। आइए अब बाकी बचे 4 विराम चिन्हों को हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है उद्धरण चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा भी कहते हैं। इसका प्रयोग वहां होता है जहां किसी की कही बात ज्यों की त्यों बिना किसी परिवर्तन किए बताते हैं। वहां हम उद्धरण चिन्ह का उद्धरण चिन्ह भी 2 प्रकार के होते हैं। जब किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखा जाए तब डबल इन्वर्टेड कोमा लगता है। जब किसी प्रसिद्ध शब्द, किसी का नाम या पुस्तक या स्थान के नाम को हाईलाइट करना हो तब सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग होता है। क्लियर? उदाहरण देखेंगे, जैसे कि तिलक ने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यहाँ पर तिलक जी की कही बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए यहाँ हमने डबल इन्वर्टेड कोमा लगाया है। क्लियर? आइए पुस्तक में से पढ़ते हैं। जब किसी की उक्ति को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तब वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरिवंश राय बच्चन की कविता आ रवि की सवारी में सूर्य का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है और
तिलक ने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यहाँ देखा कि किस प्रकार हरिवंश राय बच्चन की कविता, यहाँ पर बच्चन शब्द को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कोट किया गया है और कविता के नाम को हाईलाइट करने के लिए उसे भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। क्लियर? अगला विराम चिन्ह है कोष्टक चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में ब्रैकेट्स भी कहते हैं। तो इसका प्रयोग वाक्य में जटिल अर्थात कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। शब्द अथवा वाक्यांशों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए भी किया जाता है। यहाँ एक उदाहरण देखेंगे। द्वारपाल सिर झुकाकर, राजन संवाददाता आना चाहता है। प्रस्तुत वाक्य में द्वारपाल का संवाद केवल इतना ही है कि वह राजन संवाददाता आना चाहता है, परंतु इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए साथ में इसे ब्रैकेट में लिखा गया है कि इस वाक्य को बोलने के लिए सर झुकाना है, यानी सर झुकाकर इस वाक्य को बोलना है। इसी चीज को समझाने के लिए इसे ब्रैकेट में लिखा गया है। तो आइए इसे पुस्तक में से पढ़ते हैं। इसका प्रयोग पद का अर्थ बताने के लिए, क्रम सूचक अंकों एवं अक्षरों को शब्द से अलग करने के लिए, नाटक या एकांकी में पात्र की क्रिया आदि व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें कोष्टक के भीतर लिखा जाता है, जैसे कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं, ब्रैकेट में क पुल्लिंग तथा ब्रैकेट में ख स्त्रीलिंग। अगली उदाहरण देखेंगे। द्वारपाल सिर झुकाकर, राजन संवाददाता आना चाहता है। क्लियर हो गया? अगला विराम चिन्ह है लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में एब्रिविएशन मार्क भी कहा जाता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखना हो, जैसे कि शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके बाद शून्य जैसा चिन्ह लगा दिया जाता है, तो इसे ही लाघव चिन्ह कहा जाता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे कि प्रोफेसर, प्रोफेसर का केवल प्रो शब्द लिखकर पीछे शून्य लगा दिया जाता है। दूसरी उदाहरण डॉक्टर, डॉक्टर का डॉ लिखकर पीछे 0 यानी शून्य लगा दिया जाता है। पंडित का भी प लिखकर पीछे शून्य लगा दिया जाता है। इसी तरह इन प्रसिद्ध शब्दों को संक्षेप में लिखा जाता है। क्लियर? आइए इसकी रीडिंग करते हैं। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए संक्षिप्त शब्द के बाद शून्य के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रोफेसर शब्द को लिखने के लिए प्रो और पीछे लाघव चिन्ह यानी शून्य का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर शब्द को संक्षिप्त करने के लिए केवल डॉक्टर का प्रथम वर्ण यानी डॉ लिखकर पीछे लाघव चिन्ह यानी शून्य का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय, चौधरी और पंडित जैसे शब्दों के पीछे भी क्या किया जाता है? शून्य यानी लाघव चिन्ह का प्रयोग करके उन्हें संक्षिप्त किया जाता है। अगला विराम चिन्ह है हंस पद चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में कैरेट भी कहते हैं। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब लिखते समय वाक्य में से कोई शब्द छूट जाए, तो उसको वहीं लिखने के लिए हम हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्रेमचंद हिंदी के महान उपन्यासकार थे, और यदि लिखते समय महान शब्द छूट जाए तो वहीं उसी स्थान पर हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके हम महान शब्द लिख सकते हैं। तो चलिए इसकी भी रीडिंग करते हैं। लिखते समय वाक्य में जब कोई अंश छूट जाता है तो छूटे हुए स्थान पर हंस पद का चिन्ह लगाकर छूटे शब्द या अंश को ऊपर या हाशिए में लिख दिया जाता है। जैसे कि प्रेमचंद हिंदी के महान उपन्यासकार थे। संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ दूसरी उदाहरण देखेंगे। दूसरी उदाहरण में वाक्य में 3 शब्द
छूट गया, जिसे हम हंस पद चिन्ह की सहायता से उसी स्थान पर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बच्चों, यह तो थे हमारे सभी विराम चिन्ह जिनकी आज हमने डिटेल में जानकारी हासिल की। तो चलिए अब इसकी बैक एक्सरसाइज हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, जल्दी से अपनी पुस्तक का पृष्ठ नंबर 114 निकाल लीजिए। सबसे पहली एक्सरसाइज है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर हमने डिस्कशन के दौरान समझा दिए थे। आपकी सुविधा के लिए मैं इसे पढ़ देती हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, विराम चिन्ह किन्हें कहते हैं? इनकी क्या उपयोगिता होती है? नेक्स्ट, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है, पूर्ण विराम एवं कोष्ठक का प्रयोग कब किया जाता है? अगला प्रश्न है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहाँ कहाँ लगाया जाता है? क्लियर बेटा? नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित चिन्हों को हिंदी में क्या कहते हैं? तो बेटा, यहाँ हमने दिए गए चिन्हों के नाम बताने हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपकी सुविधा के लिए एक लिखकर बता दिया है। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है अर्धविराम। तो इसी प्रकार आपने भी सभी चिन्हों को देखता जाना है और पहचानते जाना है और इनका नाम सामने साफ साफ जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखते जाना है। क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित अवतरण यानी पैराग्राफ में उपयुक्त स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। उपयुक्त यानी प्रॉपर स्थानों पर। तो बेटा, आपने इस पैराग्राफ में उपयुक्त स्थान यानी प्रॉपर स्थान पर जहां विराम चिन्ह लगना है वह आपने लगाना है। तो चलिए, आपकी सुविधा के लिए मैं आपको पहला सॉल्व करके बता रही हूं। जैसे कि जब मनुष्य चाहता है तब कुछ नहीं होता है, जब ईश्वर चाहता है तब सब कुछ सिद्ध हो जाता है, और जब मनुष्य और ईश्वर दोनों मिलकर चाहते हैं तब कुछ भी असंभव नहीं होता। तो बच्चों, आपने देखा कि यह सारा एक ही वाक्य है, लेकिन यहाँ जगह जगह पर रुकना पड़ रहा है और वाक्य में जहाँ थोड़ी थोड़ी जगह पर रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने जब मनुष्य चाहता है मैं थोड़ा सा रुकी तो यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया। इसी प्रकार जैसे मैंने जगह जगह पर अर्धविराम का प्रयोग किया और अंत में जब वाक्य समाप्त हो गया और उसके वाक्य की समाप्ति पर मैंने लगाया पूर्ण विराम। ठीक है? तो आपने भी इसी तरह जो अगला वाक्य है इसी तरह से आपने भी क्या करना है, विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। अगला वाक्य भी मैं पढ़कर बता देती हूँ। भीखाजी कामा एक ऐसे जागरूक परिवार और सामाजिक परिवेश में पली बड़ी जहां स्त्री शिक्षा और राष्ट्र की स्वाधीनता के प्रति सम्मान का भाव था। तो जैसा कि आप सबको पता है कि विशेष शब्द, विशेष नाम सबको हम क्या करते हैं, उद्धरण चिन्हों से हाईलाइट करते हैं। क्लियर? तो आपने भी चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, देखना है और सही जगह विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। क्लियर बेटा? ये तो थी आपकी बैक एक्सरसाइज। तो बच्चों, अब मैं आशा करती हूँ कि आप सबको विराम चिन्ह और इसकी बैक एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब घर बैठकर आपने अच्छे से इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? तो नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।